जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अपना यूपी पीसीएस 1 का जो शॉर्ट नोट्स है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके पहले की जो ये सारी वीडियोस है ना, वो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आज स्टार्ट करना है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है उस 1885 में किसने, तो 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम द्वारा की गई थी और यह एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। यह पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। एओ ह्यूम इसके पहले सचिव थे, प्रथम महासचिव। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक था। जब ये स्थापना हुई थी उस समय जो वायसराय कौन था, डफरिन था। डफर ही कोई होगा, ऐसे याद कर लीजिए। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया अर्थात कि डफर था। जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय में, बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 27 से 30 दिसंबर मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। इन्होंने चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में अध्यक्षता की और बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। कभी क्वेश्चन में दे सकता है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की, तो बाल गंगाधर तिलक थे। वहीं लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1920 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी। इन्होंने 1925 में कानपुर में 40वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। लखनऊ में 1916 में लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लॉर्ड कर्जन ने सन 1900 में कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है मैं जब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का जो सुझाव है गांधी जी ने दिया था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसको, एनसी केलकर तथा आईबी सेन को महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया और वह वर्ष 1931-36 तक भारत के गवर्नर जनरल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी। तो नागपुर की अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी, तो राघवाचार्य ने की थी। यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, हम देख लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मजूमदार थे। कलकत्ता 1917 में एनी बेसेंट। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ तो मोतीलाल नेहरू। अमृत की बूंद जो होती है मोती की तरह होती है, तो अमृतसर अधिवेशन 1919। गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास थे। बेलगांव 1924 महात्मा गांधी। कानपुर 1925 सरोजनी नायडू। और वहीं मद्रास में देखेंगे तो 1927 में एम ए अंसारी। तो 27 ऐसे याद कर लीजिए ना, दास जो है वो 27 में किसको हम दास बनाते हैं, एम ए अंसारी, मतलब अंसारी लोगों को। लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू। 1931 सरदार पटेल और बम्बई में 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लखनऊ में फिर हुआ था 1916 के बाद 1936 में, जबकि जवाहरलाल नेहरू थे। और 1916 में जब हुआ था तो कौन थे, तो अभी हमने देखा 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार थे। हरिपुरा में 1938 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी में ना जो एक बार मतलब महात्मा गांधी से कुछ हुआ था तो फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ, अब्दुल कलाम आज़ाद। मेरठ में 1946 में जेबी कृपलानी और नासिक में
में 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 41 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। अबुल कलाम आज़ाद जो थे 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे और जनगण मन पहली बार गायन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हुआ था। ठीक है, अंतिम रूप से 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हुआ। अब हम गरम और नरम दल। उदारवादी राजनीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश्वर बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि लोग जो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। उदारवादी काल जो 1825 से 1905 का था, इसमें क्या हुआ था, 1885 से 1905 का कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का अधिकार था। ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे, जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल के एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने भारत के लिए स्वराज मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में विश्व शासन की बात रखी गई और इन्होंने 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। प्रमुख उग्रवादी दल हुए कौन कौन, जैसे कि उग्रवादी चरण जो था 1905 से 1919 का था। इन चरण मतलब स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य व उद्देश्य बनाया। उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता थे विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, लाल बाल पाल इनको कहते थे, और घोष, अरविंद घोष आदि थे। इसमें क्या था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता भिक्षावृत्ति नहीं है, आत्मनिर्भरता है बल्कि भिक्षावृत्ति नहीं है। इसी क्रम में तिलक ने नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई बाल गंगाधर तिलक ने। कब, तो गणपति महोत्सव 93 में और 95 में जस्ट 2 साल बाद शिवाजी महोत्सव। बाल गंगाधर तिलक ने सर वैलेंटाइन सिरोल को अशांति का जनक कहकर संबोधित किया। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर कहाँ भेजा गया, तो इनको मांडले जेल में म्यांमार में भेज दिया गया। किसको, तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान थे मैक्स मुलर ने तिलक की वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरे दिलचस्पी में है। तिलक ने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। विपिन चंद्र पाल ये एक उग्रवादी नेता थे। उन्होंने कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था और कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े हुए एक समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। 1901 में इन्होंने न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रवाद की घोषणा की थी। लाला लजपत राय ये प्रसिद्ध उग्रवादी नेता थे और पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने इटली क्रांतिकारी मैजनी को राजनीतिक गुरु माना था। इन्होंने मैजनी की जो एक रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन को उर्दू में अनुवाद भी किया। भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि की जीवनी भी लिखी थी मैजनी ने। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चले, जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण था अभिनव भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर की थी, जो 1899 ईस्वी में स्थापित हुई थी। मित्र मेला ये वर्ष 1904 में हुए अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गया। इसको महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया। इसकी स्थापना अंग्रेजों के विरोध में की गई। विनायक दामोदर सावरकर जो थे भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखे थे विनायक दामोदर सावरकर ने, और 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी
को पूरा किया। युगांतर पार्टी, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इस पार्टी का नेतृत्व जतिन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया, जो कि बंगाल के एक क्रांतिकारी थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। वहीं अनुशीलन समिति की जो स्थापना थी वो अनुशीलन में 2 वाक्य आ रहा है, अर्थात कि अनु और शीलन, तो 1902 में, और ये कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र ने की थी। पटना में भी इसकी स्थापना वर्ष 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अलीपुर षड्यंत्र के बारे में देखेंगे, जो कि 1908 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आपराधिक मामला था। अली जो होते हैं ना, वो षड्यंत्र रच दिए और ठाट से 1908 में। युगांतर पार्टी तो युग युग तक छाए हुए हैं, तो 1906 में स्थापना हुई थी। और कौन, तो जतिन्द्र छाए हुए हैं। अनुशीलन समिति तो पता ही है, सचिंद्रनाथ सान्याल। अलीपुर के कौन थे, तो एक आपराधिक मामला था, इसमें कौन थे, तो अरविंद घोष और उनके भाई थे बरिंद्र घोष और सत्येंद्रनाथ बोस सहित 30 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा चला। इस मामले में चित्रंजन दास ने अरविंद घोष को बचाव कर लिया था। उसके बाद आई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन की जो स्थापना है वो अक्टूबर 1924 में हुई। हिंदुस्तान में रिपब्लिक डे पे एक एसओ बनता है जो कि 24 साल का होता है, 1924। इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी व चंद्रशेखर आजाद। इसने आचार्य इसी को कहते हैं। इसकी शाखाएं जो थी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब प्रांतों में विस्थापित की गई थी। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ में लाइन पर काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन, कहाँ पे, तो ये सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन सफलतापूर्वक लूट लिया गया। गिरफ्तारी क्रांतिकारियों पर काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह व राजेंद्र लाहड़ी जो थे क्रमशः गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे, तो मैं इनका एक बार ऐसे रिलेट कर दे रही हूँ। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे, तो गोरखपुर में। अशफाक उल्ला को कहाँ पे, तो इनको फैजाबाद में। और फिर वहीं देखेंगे राजेंद्र सिंह तथा राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला को फैजाबाद में, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद थे जो कि फरार हो गए। अंत में 27 फरवरी 1931 की वर्तमान में प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में शहीद चंद्रशेखर आजाद जो पार्क है, पुलिस मुठभेड़ में खुद को गोली मार लिए। कानपुर षड्यंत्र केस जो हुआ, कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का आरोप था। फिर हुआ कि इसमें ऐसे डोंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता आदि को कारावास की सजा सुनाई गई। हिंदुस्तान HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में इसकी जो स्थापना है 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके मुख्य नेता थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव, भगवती चरण वोहरा व सुखदेव। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो पहला कार्य था वो साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1930 में भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु द्वारा हत्या की गई थी। किसकी, तो जो लाठियों से प्रहार करने वाली जो पुलिस अधीक्षक से सैंडर्स की जो हत्या थी दिसंबर 1930 में, किसने, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और वो राजगुरु द्वारा जो हत्या की गई थी। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल असेंबली बम कांड। हमको लग रहा है ना ये जो दिसंबर 1930 का जी है सैंडर्स हत्या, इसमें यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, भगत सिंह रहेंगे और राजगुरु और सुखदेव रहेंगे। और देखिए सेंट्रल असेंबली बम कांड जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन के 2 सदस्य थे, बटुकेश्वर दत्त जो कि 8 अप्रैल 1929 को, तो इन्होंने भाई ठाठ से बम फेंका था, तो 8 अप्रैल, और ये लोग 29 साल के थे, ऐसा याद कर लीजिए। तो सेंट्रल असेंबली बम कांड, जिस समय ये
ट्रेड जो डिस्ट्रीब्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका और इसका उद्देश्य यही था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना मात्र था। लाहौर षड्यंत्र केस था 1929 के तहत 24 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसमें कि भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और भगत सिंह का जो स्मारक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिरोजपुर में है। भगत सिंह को रोज याद करेंगे फिरोजपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था वो 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। अब हम प्रमुख षड्यंत्र से जुड़े व्यक्ति देखेंगे, जैसे हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण। तो हावड़ा जो पुल था वो बस मतलब उस पर बस चलता है, तो बस चलता है मतलब 10, तो 1910 में। और जतेंद्रनाथ मुखर्जी उसमें इंद्र की उस पर मतलब कृपा है, ऐसे याद कर लीजिए। लाहौर षड्यंत्र जो केस हुआ था वो 1916 और 1930 में। इसमें राजगुरु, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। दिल्ली षड्यंत्र केस 1914 में, दिल्ली 1914 में। इसमें मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी। तो दिल्ली में क्या होता है, तो दिल्ली में ना हर एक षड्यंत्र के पीछे 4 चोर होते हैं, 1 और 4 से 1914। और मास्टर अमीर, और दिल्ली षड्यंत्र में ना अमीर लोग जो थे वो लोग शामिल थे, मास्टर अमीरचंद व अवध बिहारी। अलीपुर, तो अली ने ठाठ से बम फेंका, तो 1908। अरविंद घोष, और घोष करते हुए फेंका, तो अरविंद घोष। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। नासिक षड्यंत्र केस, नासिक में 9 आ रहा है तो 1909। विनायक देशपांडे। मेरठ षड्यंत्र केस 1929, ऐसे डोंगे और शौकत उस्मानी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे और राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर चटगांव शस्त्रागार कांड जो हुआ था, इसको मास्टरदा नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और इसके सदस्यों में कौन कौन थे, अनंत सिंह थे, लौकीनाथ थे, प्रीतिलता वाडेकर और गणेश घोष, कल्पना दत्त शामिल थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन सदस्यों के साथ चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया। फिर नौजवान भारत सभा की स्थापना 1924 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छब्बिल दास और यशपाल रामचंद्र भगवती चरण वोहरा ने की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर व किसानों का राज्य स्थापित करना। अंबिका चक्रवर्ती भी इसमें शामिल हुई। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज कुलाधिपति गवर्नर पर गोली चला दी थी। कौन चलाई थी, तो 1932 में बीना दास ने, इंपॉर्टेंट है। और 1931 में सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। मतलब ये देखिए 1932 में पहले किसने, तो बीना दास ने किया था और उसके बाद 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह पर, और फिर 1931 में सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को, और फिर उसके बाद हम देखेंगे 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता में गोपीनाथ साहा ने कलकत्ता के क्रू पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैंगार्ड की हत्या करने में सफल प्रयास किया। अब हम देखेंगे भारत से बाहर होने वाली कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे कि इंडियन होम रूल सोसाइटी फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसकी स्थापना एक समाचार पत्र था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। 1905 में भारत में ब्रिटेन आने वाले विद्यार्थियों एवं क्रांतिकारियों के आश्रय हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं लाला हरदयाल, भाई परमानंद और मदन लाल ढींगरा, मैडम भिखाजी कामा, वीर सावरकर आदि के आश्रय एवं नीति निर्माण का अड्डा बन गया। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। तो इंडिया हाउस के सदस्य कौन थे, मदन लाल ढींगरा, और इन्होंने क्या किया था 1909 में लंदन में विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। तत्पश्चात मदन लाल ढींगरा को लंदन में ही फांसी दे दी गई। गदर पार्टी जो कि 1 नवंबर 1913 को
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और सैन फ्रांसिस्को को ही पार्टी का मुख्य कार्यालय था। इस पार्टी के अन्य नेताओं में थे सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराबा, रामदास पुरी और रामचंद्र आदि थे। इनके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान जो कनाडा व अमेरिका में रहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें गदर इस पार्टी का मुख्य पत्रिका था और जिसका पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगियों बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसे जर्मनी तथा रूस ने भी मान्यता दी। भीखाजी रुस्तम कामा, जिसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और इन्हें प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। 1907 में कौन झंडा फहराई तो सत्ता स्थापित कर ली कौन? भिखाजी रुस्तम कामा। ये पेरिस में भारत स्वतंत्रता के लिए काम करती थी। कामागाटा मारू प्रकरण एक जापानी समुद्री जहाज था। भारतीय मूल के व्यापारी थे गुरुदत्त सिंह। इन्हें इस जहाज के किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किए। वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। इसमें 18 यात्री मारे गए और बाकी जेल में डाल दिए गए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की, जो जापान में रह रहे एक अप्रवासी भारतीय थे। अब हम देखेंगे बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 7 अगस्त 1905 को ये जो टाउन हॉल में एक बैठक में जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को से बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो प्रभावी हो गई और बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में बांट दिया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के दौरान चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके पक्ष में नहीं थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल विभाजन का कारण। बंगाल विभाजन राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया जाना 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। कब? तो 12 दिसंबर 1911 में। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसके बाद आया स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1950 को इस आंदोलन की घोषणा हुई। बंगाल से प्रारंभ हुए इस आंदोलन को समूचे देश में फैल गया। लोकमान्य तिलक ने बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह व लाला लजपत राय ने दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, देखिए बम्बई व पुणे में लोकमान्य तिलक ने, अजीत सिंह एवं लाला हरदयाल ने कहाँ पे? पंजाब में, एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा और दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में नेतृत्व किया था। उसके बाद हम देखेंगे टैगोर ने इसी समय अमार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दी। यह आंदोलन कृषक व मुसलमानों की भागीदारी से वंचित रहा। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. डेविसन ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बाद में इन्होंने इसकी रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक से संपादित किया था।
अब हम देखेंगे कांग्रेस का बनारस सूरत कलकत्ता अधिवेशन। बनारस अधिवेशन, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बार स्वराज्य शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया और 1906 में इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सूरत। यह अधिवेशन 1907 में सूरत में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में नरम दल गरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की। सूरत विभाजन का दूसरा प्रमुख कारण स्वदेशी आंदोलन के दौरान नरम व गरम दल के मध्य मतभेद था। दादा भाई नौरोजी को लोग प्यार से भारत के वयोवृद्ध नाम से याद करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में भी अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। 1892 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। उदारवादी पार्टी के टिकट में चुने गए। इन्हें गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत की थी इन्होंने। ये पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। मुस्लिम लीग का गठन अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमान का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। किससे मिला? तो लॉर्ड मिंटो से, जो एक मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल था, आगा खां के नेतृत्व मिला 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुद्दौला तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की इन्होंने स्थापना की। नवाब सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक बनाया। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची, वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। कब? तो ठाठ से इन्होंने मांग कर ली। 6 में पहले इन्होंने स्थापना की मुस्लिम लीग की और फिर 1908 में ठाठ से इन्होंने क्या की? पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मान भी लिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि मार्ले मिंटो वर्ष 1909 में पारित किया गया, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये लखनऊ में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के गरम दल व नरम दल के आपस में मिल गए। तो जो मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, तो देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हुआ था और नरम दल व गरम दल भी आपस में मिल गए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस मिलन में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने भूमिका निभाई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता मोहम्मद अली जिन्ना व बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। ठीक है, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना व बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 से 1922 तक का जो समय था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। फिर हम देखेंगे लखनऊ समझौता अस्थायी समझौता था, अस्थायी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई, जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों के समस्याओं से अवगत कराया। होम रूल लीग आंदोलन, आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की। पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत था। एनी बेसेंट द्वारा 1916 में अड्यार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम तिलक ने की, परंतु भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। जिस आंदोलन में उनके सहयोगी जो थे वो कौन थे? जॉर्ज अरुंडले, सीपी रामास्वामी अय्यर और वीपी वाडिया थे। एनी
बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया व साप्ताहिक पत्र थी कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की। इसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रहकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक व राजनीतिक सुधारों का अपना रणनीति बनाया गया। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी व उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी का हम सामान्य परिचय देखेंगे। 2 अक्टूबर 1869 में उनका गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी व इनका उपनाम कबा गांधी था, जो पोरबंदर राजकोट के बीकानेर राज्य में दीवान थे। गांधी जी 1892 से 93 में दक्षिण अफ्रीका के व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का एक मुकदमा लड़ने के लिए डरबन चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फार्म की इन्होंने स्थापना कर दी। वहीं हम देखेंगे 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद नीति के विरुद्ध आंदोलन किए। जर्मन शिल्पकार थे कॉलेनबॉक ने मदद से इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी के विचारों में व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर दिया गया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी की दृष्टि से में अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, और 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। फिर देखेंगे डरबन में प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को, कहाँ पे प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को पीटरमरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया। जॉन रस्किन की एक बुक थी अनटू दिस लास्ट का कथन है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधी जी के अत्यधिक प्रभावित किया ये बात। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में 1 वर्ष खुले कान के साथ मुंह बंद करके व्यतीत करें। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से इससे अवगत कराया। चंपारण में नील बागान मालिकों द्वारा कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहा गया। रासायनिक रंगों के विकास के कारण नील की मांग जो है वो कम हो गई थी। अब हम देखेंगे गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए और अंग्रेजों को इस समस्या का हल निकालने को कहा। सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी भी इसके सदस्य बनाए गए। चंपारण सत्याग्रह में ब्रजकिशोर और राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी आदि गांधी जी के सहयोगी थे। कौन कौन? ब्रजकिशोर 1, राजेंद्र प्रसाद 2, महादेव देसाई 3 और नरहरि पारिक 4 और जेपी कृपलानी 5, कुल 5 लोग थे। अहमदा मिल आंदोलन हुआ 1918 में। मिल मालिकों द्वारा मजदूरों के बीच प्लेग बोनस से लेकर हुआ। गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और स्वीकार न करने पर नौकरी से निकालने की घोषणा की। गांधी जी ने हड़ताल की घोषणा कर दी और अंत में मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा। खेड़ा सत्याग्रह, जो कि मार्च 1918 में किसानों की फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई, इसके बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया। कहाँ पे? खेड़ा में। किसने किया? तो विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने, और अकाल के कारण हुआ था ये। अंत में सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो कि देने की स्थिति में हो। वायकोम सत्याग्रह हुआ था। हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह के नाम से 1924-25 में नाम दिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था।
गांधी जी ने 1930 में यरवदा जेल पुणे में बंदी के रूप में बंद थे। इस जेल में गांधी जी ने मंदिर कहा इस जेल को। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, माउंटबेटन ने दी थी। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सका वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। महात्मा गांधी कहते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते और जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 2016 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। यहाँ गलत है, ये फरवरी 2016 में यहाँ लिख रहा है, फरवरी 2016 नहीं रहेगा। ये जो पहला भाषण ये जो है ना ये गलत है, 1916 होगा। 1916 में क्या हुआ था ना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था उस समय जो इन्होंने अपना जनभाषण दिया था। 2016 में कहाँ से देंगे? गांधी जी ने वस्तुतः औद्योगिकरण, इसको आप लोग सही कर लीजिए, गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम और अर्थव्यवस्था इकाई माना। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही जानी चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके किया जा सकता था। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों पर जोर दिया। अब हम देखेंगे किसान आंदोलन व किसान सभा। किसान सभा जो था अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों के लिए जमींदार के शोषण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें कौन कौन थे? तो देखिए इसमें थे गौरीशंकर, इंद्र नारायण मिश्र के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में इसका गठन किया गया। कहाँ पे? तो अवध के क्षेत्र में किया गया था। इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा रामचंद्र, सिंगुरी लाल और दुर्गापाल महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 1919 में कभी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कौन थे किसान सभा को? तो बाबा रामचंद्र और सिंगुरी लाल और दुर्गापाल महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि अवध के प्रतापगढ़ जिले में की गई। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन 1920 में प्रतापगढ़ में किया। 1918 में कहाँ किया था? तो अवध में किया था, अवध के क्षेत्र में फरवरी 1918 में। फिर 1920 में प्रतापगढ़ में किया। इस आंदोलन में ऊंची व नीची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की थी। ऐका आंदोलन देखेंगे जो कि 1921 से 22 में अवध क्षेत्र में हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी किसानों द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया और इस आंदोलन के कारण किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना, जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, जबरिया मजदूरी, अत्यधिक लगान आदि थी। 1922 में इस आंदोलन को सरकार ने दमन कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से देखेंगे। 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। बिहार 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष व एन.जी. रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। इस किसान सभा का उद्देश्य जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह जो कि सूरत बारदोली गांव में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया। फरवरी 1928 में इसका नेतृत्व जो था वो वल्लभ भाई पटेल ने संभाला तथा बढ़ी हुई लगान राशि के विरुद्ध पत्र लिखकर जांच करने की मांग सरकार से की। सरकार द्वारा ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल बारदोली मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी से करवाई गई और इसके बाद लगान घटाकर 6.03% कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह सफल किसान आंदोलन हुआ और यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
भूदान आंदोलन जो था वो आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने से की कोशिश की थी और प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा विचारों में प्रयोग में लाए। 1954 में जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन से जुड़े और इससे इसका स्वरूप बदल गया। जनवरी 1953 में पहला ग्रामदान जो था वो ओडिशा के कटक जिले में मानपुर के रूप में प्राप्त हुआ। भूदान आंदोलन ट्रेड यूनियन वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एस. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को कहाँ की गई थी, तो बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना का एक कारण था 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। वहीं वर्ष 1929 में संपन्न अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रॉलेट एक्ट आया 1919 का। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए 1937 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई। इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। इसके प्रावधान तथा मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते थे और इसे बिना वकील, बिना दलील व बिना अपील का कानून कहा जाता था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। गांधी जी ने 6 अप्रैल को जनता से इस कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल व सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट पारित होते समय भारत के वायसराय थे सर लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 और 1921 था। इस एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो कि 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा में आयोजन हुआ था। यहाँ क्यों आयोजन हुआ था कि 2 लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी गिरफ्तारी में यहाँ चलाया गया था। और यहाँ ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डॉयर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। अब जब यहाँ पे शंकर नायर का जो जिक्र आया है, मैं बता दूं अक्षय कुमार की एक मूवी आई है केसरी पार्ट 2, वो शंकर नायर की ही व्यक्तित्व के बारे में है। बहुत अच्छी मूवी है। जलियांवाला बाग की मतलब केस उन्होंने लड़ा था शंकर नायर ने। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी और दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। किसने? तो दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें कि 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद व जगत नारायण थे। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, अब्बास तैयब जी और M.R. जयकर थे। सरदार उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर को 1919 में पंजाब में का लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मारकर हत्या कर दी और तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर 31 जुलाई 1940 को लंदन में पेंटानविले जेल में फांसी दे दी गई थी। तो पूछ सकते हैं कि उधम सिंह को फांसी तो दी गई थी, किस लिए दी गई थी ये भी सबको पता है, बट किस जेल में दी गई थी? तो पेंटानविले जेल में दी गई थी, वो भी लंदन में। खिलाफत आंदोलन जो कि भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। विश्व एवं भारत में मुसलमान तुर्की सुल्तान का इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। अब था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्र
मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर दिया। इससे सभी मुसलमानों की रोष में की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। 1919 में गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली व अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हर्षद मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो मुख्यतः अली बंधुओं जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला और अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अप्रैल 1920 में हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। किसने कहा था ये बात? तो मोहम्मद अली जिन्ना जब खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे तो उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी। ठीक है, उन्होंने गांधी जी को कहा था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं व उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमान एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान की एकता को बढ़ावा मिला। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब गांधी जी का आया असहयोग आंदोलन। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन के तहत स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और बाहर स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया। इसका लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति थी। कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। असहयोग आंदोलन का प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, स्वदेशी वस्तुओं चरखे खादी का प्रयोग शुरू किया जाए, यथासंभव हो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाए, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का पुनर्गठन, विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई जाए। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी, गोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू और वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने क्या की थी? वकालत छोड़ दी थी। चौरी चौरा कांड हुआ जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक जुलूस पर गोली चलाई जाने के कारण भड़की जनता ने एक थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण गांधी जी ने बारदोनी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। असहयोग आंदोलन जो है स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास व जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की थी। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को दिल्ली में बैठक हुई और इसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण बालकृष्ण शिव रमन मुंजे ने क्या किया? तो गांधी जी के खिलाफ
गांधी जी के खिलाफ इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाया। असहयोग आंदोलन, पूछ सकते हैं कि गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कौन लाया था, तो इसको लाए थे बालकृष्ण शिवरमन मुंजे लाए थे। उसके बाद दिया है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। गांधी जी असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में मार्च 1921 में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कब कि धोती कुर्ता गांधी जी पहनना कब छोड़ा था, किस अधिवेशन में, तो विजयवाड़ा अधिवेशन में। वैसे भी आयोग अल्टर है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहेंगे। फिर नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन। कांग्रेस ने विधानमंडल के भीतर प्रवेश, अंदर से लड़ाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस ने के गया अधिवेशन में इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी के बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जो है जाना जाता था। खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस जो नई पार्टी थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की, लेकिन बाद में इसे मार्च 1923 में स्वराज पार्टी के नाम से जाना लगा। CR दास और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इसके महासचिव थे। जो लोग विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उनके परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा, जिनमें विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल, मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, तो मौलाना आज़ाद ने की थी। इसमें स्वराज पार्टी की मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जो था। और नवंबर 1923 में चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल के 101 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर जीत हासिल की। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था और स्वराजियों का प्रमुख उपलब्धि थी जो कि। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। तो जो 1919 में भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, और आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार जो है वो भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर देगी। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्कनहेड ने की थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में 7 सदस्य थे। एक भी सदस्य जो है वो भारतीय नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। इसका बहिष्कार भी किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो कि उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि क्लेमेंट एटली, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वे इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया और पहली बार 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक, दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक जो है मतलब इन्होंने किया। और 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। उस दिन देश भर में हड़ताल का आयोजन हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट, जो कि साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, और साइमन आयोग की नियुक्ति के समय अनुदार दल की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड,
ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसमें कि तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, एस रैने थे, JR प्रधान थे, शोएब कुरैशी शामिल थे। इस समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये हुआ था कि भारत को डोमिनियन का दर्जा चाहिए, भारत एक संघ होगा, उसका नियंत्रण में केंद्र द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। सिंध के बम्बई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए, सिंध को जो है बम्बई से पृथक कर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। वयस्कों के मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्त धर्म का हर प्रकार से के राज्य से पृथककरण, भाषाई आधारों पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया जाए। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति 1928 में इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। उसके बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि अब नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है तथा अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाए। इस अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए और नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज होगा। इसे अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस की कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा और अब से ये 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक 250 मील की लंबी पदयात्रा कर 5 अप्रैल 1930 तक ये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे और जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, उसके बाद पहले क्या हुआ था कि महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 से सत्याग्रह शुरू किए और ये 5 अप्रैल 1930 को गुजरात पहुंचे। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में इन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च से की। भारतीय लोगों द्वारा संपूर्ण देश में नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया गया। आंदोलन संबंधित कुछ गतिविधियां हुई, जैसे कि तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचिन्नापल्ली से वेदरायणम तक नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप वर्तमान गुजरात के धरसना में मिला। यहाँ पर सरोजनी नायडू, मणिलाल तथा इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने धरसना नामक कारखाने पर धरना दिया। इसका उल्लेख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया। धरसना नामक कारखाने पर सत्याग्रहियों ने धरने के समय गांधी जी के पूरे यरवदा जेल में थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमान उन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, किसने चलाया? तो अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सीमा प्रांत के मुसलमानों ने, ठीक है, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में लाल कुर्ती संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। अब गांधी और इरविन का समझौता हुआ, जो कि फरवरी 1931 में हुआ। प्रारंभ में 15 दिनों की बातचीत चली, 8 बार वार्ता तक चली। इसके
परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। सरोजनी नायडू ने कहा कि दो महात्माओं का मिलन है ये। इस समझौते के तहत वायसराय इरविन द्वारा मानी गई शर्तें व निम्न थी। हिंसा के आरोप के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा जो हिंसा में उनको नहीं। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वाले को सरकारी वापस लेने में उदारता दिखाएगी। भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने निम्न बातों को स्वीकार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दी जाएगी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। इरविन के जीवनीकार थे एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत करने को कहा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो था वो समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया जिससे कि कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। अब हमारा गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक किया। इस सम्मेलन में जो है 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिंदू महासभा से थे जयकर एवं वेले मुंजे, उदारवादी से सीवाई चिंतामणि व टीबी सप्रू, मुस्लिम लीग से थे आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, सिख से थे सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन से थे केटी पाल, दलित वर्ग से थे भीमराव अम्बेडकर, देसी रियासत से 16 नरेश थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन को सभापतित्व किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की और इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उदारई शासन का केंद्र में द्वैत शासन पर सहमत हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जो कि कब हुआ तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। पहले 12 को हुआ फिर 7 को हुआ, 12 नवंबर में फिर 7 सितंबर में और 1 दिसंबर तक चला और ये 19 जनवरी। अब देखिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी के साथ राजपुताना नामक जहाज से महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, मीराबेन, घनश्याम दास बडला ने भी भाग लेने के लिए गए और कांग्रेस की कार्य समिति की सदस्यता सरोजनी नायडू ने इसमें भाग लेने गई। यह सम्मेलन सामुदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा। दलित नेता थे भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1900 कब हुआ तो 32 तक हुआ था। देखिए 17 नवंबर से। फिर इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। सांप्रदायिक पंचायत व पूना पैक्ट, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचायत जारी किया जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया गया। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए प्रारंभ किया।
24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर व गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। कब इन्होंने अनशन तोड़ा? तो 26 सितंबर 1932 को। कब इन्होंने अनशन किया था? 24 सितंबर 1932 को। अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य जो है ना, ये मतलब पूना समझौता हुआ। अनशन ये 20 सितंबर से स्टार्ट कर दिए थे यरवदा जेल में। अब हम देखेंगे पूना समझौता। दलित वर्ग और पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना समझौता के लिए अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर तथा गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था पूना पैक्ट पे, गांधी जी ने नहीं किया था, तो ये याद रखना है। पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा सविनय के स्थान पर अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस समय गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला थे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। दलित वर्गों को हरिजन नाम महात्मा गांधी ने दिया। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ करके 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। उसके बाद आएगा कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी। वर्ष 1934 में कांग्रेस के एक बड़े भाग में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक पृथक दल का गठन किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा मीनू मसानी ने बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इसके अन्य सहयोगी नेता थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि थे। वर्ष मई 1934 में पटना में इसकी जो है पहली बैठक का आयोजन किया गया और इसके संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव जो है वो तथा आचार्य नरेंद्र देव को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। किसको महासचिव? जयप्रकाश नारायण को। अध्यक्ष किसको? नरेंद्र देव को। ठीक है। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक सामाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ये कब हुआ था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कौन कौन से थे? तो मद्रास था, बिहार था, मध्य प्रांत एवं बरार था। ठीक है। कितनी सीटें मिली थी वो देख लेंगे। संयुक्त प्रांत था, ओडिशा था। कांग्रेस बम्बई, असम। कांग्रेस जो था वो बम्बई और असम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रहा। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई व ओडिशा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत व असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इस तरह कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट में पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। वर्ष 1936-37 में संपन्न हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र की खुशी में मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखेंगे। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1939 में त्रिपुरी संकट के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद उम्मीदवार बने थे।
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। इससे गांधी जी अपने व्यक्तिगत हार समझा और चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा के अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने के कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया और कांग्रेस को पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा रियासत, फिर भारत छोड़ो आंदोलन है, थोड़े से और बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि अभी भी है। ठीक है, तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो हमने कहाँ तक किया, तो हमने यहाँ तक किया। देसी रियासत से हमें करना है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स।